अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MD-CAT पायोनियर्स। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद नुमान अमजद एंड आज के इस डेमो लेक्चर सीरीज़ के पोर्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और इनको किस तरह से यूज़ करके हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं और किस किस तरह से हमने इसको समझना है ताकि MD-CAT के रिलेटेड इस टॉपिक के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमिटिविटी की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। परमिटिविटी के वर्ड से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा, बेसिकली ये परमिट से निकला है। परमिट, परमिशन, इसका मतलब होता है इजाजत, राइट, टू अलाउ समथिंग, टू अलाउ समथिंग। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेशन में इस पूरे के पूरे वर्ड परमिटिविटी की, तो हम कहते हैं कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, what does it tell us? It tells us how good or how bad the medium permits electric field to pass through it. कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से गुजरने देता है या नहीं देता, इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए एक क्वांटिटेटिव इंडेक्स होता है, नंबर्स होते हैं। जो नंबर ज्यादा होगा, कम होगा, डिफरेंट मीडियम के लिए वो डिफरेंट होगा। वो जो नंबर है, वो जो इंडेक्स है, जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से गुजरेगी किसी एक मीडियम से, वो नंबर है परमिटिविटी, राइट। हमने समझ लिया कि परमिटिविटी होती क्या है। याद रखें एक और चीज इसी तरह की, इसी से रिलेटेड होती है, उसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। वो हम इंशाल्लाह अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती यही चीज है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द फील्ड टू पास थ्रू इट, बट वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती है। और उसमें और इसमें, इन दोनों में फर्क ये होता है कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी हाई है, हाई परमिटिविटी, तो इसका मतलब है कि वो मीडियम एक अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट दैट इजीली। हाई परमिटिविटी वाले मीडियम का मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा आसानी से परमिट करेगा, यह बात याद रखनी है। हाई परमिटिविटी वाला जो मीडियम होता है वो कम आसानी से, लेस रेडिली, लेस लाइकली, लेस इजीली अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए थ्रू इट। ये परमिएबिलिटी इसके ऑपोजिट होती है। अगर किसी मीडियम की परमिएबिलिटी हाई है, राइट, तो हम कहेंगे कि वो मीडियम ज्यादा आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है अपने अंदर पास होने के लिए। हाई परमिएबिलिटी वाले मीडियम ज्यादा अच्छे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को पास करने के लिए, जबकि हाई परमिटिविटी वाले मीडियम्स कम अच्छे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के लिए। ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इसके रिलेटेड ज्यादा टॉपिक्स मजीद डिटेल में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। आपको याद होगा डेमो लेक्चर के शुरू वाले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू k होती है, जिसको हम कूलम्स लॉ में एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज व्हाट वी कॉल परमिटिविटी। बेसिकली ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि अगर वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम, मटेरियल मीडियम ना हो, तो उस वक्त उस स्पेस की जो परमिटिविटी है, वो स्पेस कितनी अच्छे या कितने बुरे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है, उसकी जो वैल्यू है उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। डिफरेंट मीडियम्स के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी। हम एप्सिलॉन के नीचे ये नॉट लगाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये वैल्यू स्पेस के लिए। अगर किसी और मीडियम की होगी तो उसको मैं एप्सिलॉन m लिखूंगा ताकि पता चले कि ये किसी और मीडियम की परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन नॉट एक बड़ी अच्छी मशहूर कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखना जरूरी है, MCQs में भी आता है और इसकी वैल्यू को यूज करके आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। अब आपकी बुक में पीटीबी वगैरह में इसका बड़ा ही लंबा चौड़ा सा यूनिट लिखा हुआ है, वो यूनिट भी आप याद करें, ऑब्वियसली वो भी आपको आना चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का या परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम का, वो होता है फैरेड पर मीटर। ठीक है, ये भी आपसे MCQ में पूछा जाता है। इसी तरह से परमिएबिलिटी जो होती है उसको हम म्यू नॉट से शो करेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को। उसकी वैल्यू और उसके यूनिट्स बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यूनिट में बता देता हूं अभी के लिए कि उसका यूनिट क्या होता है। उसका यूनिट भी बड़ा लंबा चौड़ा आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो भी है, लेकिन कमर्शियल यूनिट जो ज्यादा वाइडली यूज होता है वो होता है हेनरी पर मीटर। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या है? फैरेड पर मीटर। और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का या किसी भी और मीडियम का, वो उसका जो यूनिट है दैट इज हेनरी पर मीटर।
तो हमने ये देख लिया कि परमिटिविटी होती क्या है, उसका मतलब मकसद क्या है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी वैल्यू क्या है और उसका यूनिट क्या है। अब एक और उससे ही मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी है विच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि है तो ये भी परमिटिविटी, लेकिन ये रिलेटिव है, यानी किसी और चीज से रिलेट करके हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह से रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू सम अदर, समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली क्या है, इसकी यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये भी किसी मीडियम की होगी ऑब्वियसली, इट इज द रेशो ऑफ इट्स परमिटिविटी, यानी उस मीडियम की परमिटिविटी आप लें और उसका रेशो लें टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपके पास जो रेशो का जवाब आएगा, वो वैल्यू आएगी नंबर्स में कोई ना कोई, वो वैल्यू होगी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट को डिनोमिनेटर में रखना है, एप्सिलॉन एम किसी और मीडियम का, फॉर एग्जांपल रबर का, एयर का, मीका का, ग्लास का, प्लास्टिक का, किसी भी और मीडियम की ये वैल्यू है एप्सिलॉन एम, उस मीडियम की परमिटिविटी। और उसको हमने फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, मीडियम वाली वैल्यू को ऊपर रखा, स्पेस वाली वैल्यू को नीचे रखा। तो ये जो रेशो में हमारे पास जवाब आया है, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम एम, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्लास है, पैराफिन है, जो भी है, ठीक है। तो अब यहां पर आप एक बात देख लें कि permittivity of any medium when divided by the permittivity of free space always gives us a value which is greater than 1, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने ऊपर देखी 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 फैरेड पर मीटर। किसी भी और मीडियम की अदर देन स्पेस, उसकी जो परमिटिविटी होगी वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी। तो जब आप एप्सिलॉन एम को डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो बड़ी वैल्यू को जब छोटी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो जवाब जो आएगा ऑब्वियसली वो 1 से ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये चीज भी आपने देखनी है कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विल बी इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। ये इसी ऊपर वाली इक्वेशन को ही हमने नीचे रीअरेंज करके लिख दिया है। तो अगर k की वैल्यू हमने पढ़ा, k की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, आगे यूनिट में नहीं लिख रहा फॉर सिंप्लिसिटी। ये वैल्यू है k की वैल्यू अगर फ्री स्पेस को आप डिस्कस कर रहे हैं तो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू भी किसी और मीडियम के लिए फिर चेंज हो जाएगी अगर आपने स्पेस के अलावा कोई और मीडियम यूज किया है। तो नॉर्मली k की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई और मीडियम लिखेंगे तो फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह आपने एप्सिलॉन एम लिख देना है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमें रिलेटिव परमिटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी। हम सिमिलरली जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है असाइन कर दी है, किसी और मीडियम की भी, डिफरेंट मीडियम की, हर एक मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होगी, तो वही वैल्यू डायरेक्टली यहां पर यूज करें। ये एक और टर्मिनोलॉजी एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी नाम की ये चीज इजाद करने की क्या जरूरत है। तो इसको मैं आपको बताता हूं कि इसकी इजाद करने की क्या जरूरत है। आपने वैल्यू पढ़ी है अभी ऊपर 8.85 10⁻12। ये वैल्यू कितनी लंबी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, 10 की पावर्स में लिखी हुई है, इसको याद करना मुश्किल है। इसी तरह से ग्लास की भी इसी किस्म की वैल्यू होगी, कोई फॉर एग्जांपल 9.45 10⁻16 इस तरह की वैल्यू। तो इतनी लंबी वैल्यूज हर मीडियम्स के लिए, कितने ज्यादा इंसुलेटर मीडियम्स हैं, तो सारों की याद करना, उनको रिकॉर्ड रखना, उनको फिर इक्वेशंस में यूज करना काफी मुश्किल है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हमने एप्सिलॉन नॉट को हमने ले लिया रेफरेंस, और हमने कहा बताएं किसी भी और मीडियम की अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपने कहा कि आप बताएं उसकी जो परमिटिविटी है वो इस स्पेस की परमिटिविटी के रिलेटिव कितनी है, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको कोई कहता है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड किया तो 2 जवाब आया ना, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये है कि उस मीडियम की परमिटिविटी स्पेस की परमिटिविटी से 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है, ट्वाइस ज्यादा है। अब ये 2 की वैल्यू याद करना आसान है आपके लिए एज कंपेयर टू अगर आप वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू लंबी सी 10 की पावर में याद रखना अगर आपको पड़ जाए तो इससे क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी की टर्मिनोलॉजी इजाद करने से हुआ ये कि हमारी इक्वेशंस कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गई। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने k की वैल्यू जब भी डिवाइड करनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे रहेगा, साथ आपने डिनोमिनेटर में उसके साथ ही ER की वैल्यू लिख देनी है यहाँ पर,
ठीक है ना, ई आर की वैल्यू, एक और वैल्यू, अब ये 2 होगी, 4 होगी, 3 होगी, इस तरह की छोटी छोटी वैल्यूज होगी, तो इनको याद रखना, इनको रिकॉर्ड रखना, इक्वेशंस में यूज करना आसान होगा। तो आपने क्या करना है, कूलम्स कांस्टेंट की एक वैल्यू 9 10 to power 9 रख दी, जो कि फ्री स्पेस के लिए है। फिर आपको कहा जाए कि इसको हमने एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो आप इसको 4 पर डिवाइड कर दें। रिलेटिव परमिटिविटी 3 है तो आप इसको 3 पर डिवाइड कर दें। इस तरह से अब इक्वेशंस को यूज करना, सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स इजी हो गया। सो दिस इज हाउ रिलेटिव परमिटिविटी की जो टर्म है, इट हेल्प्स अस इन सिंप्लीफाइंग आवर formulas, it helps in simplifying our calculations, equations and solving complex problems। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम कूलम्स लॉ को यूज करके ये डिवाइस करेंगे कि किसी भी मीडियम में रखी गई दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स होगी, और अगर उन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखा जाए तो फिर उनके दरमियान फोर्स क्या होगी। तो आपके सामने फॉर्मूलाज हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 when they are placed in vacuum at a distance r between them, तो उनके दरमियान की जो फोर्स होती है वो आपको इस इक्वेशन से जो है बताई जा सकती है। अब अगर इन्हीं दो चार्जेस को हम मीडियम, किसी और मीडियम में प्लेस कर दें अदर देन वैक्यूम, Q1 Q2 वही सेम है, उनको सेम डिस्टेंस पर ही रखा है, बट नाउ वी हैव प्लेस्ड देम इन सम मीडियम अदर देन वैक्यूम, ठीक है, तो उनके दरमियान कूलम्स लॉ के दरमियान, कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स क्या होगी, दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की एक एडिशन कर दी है हमने, रिलेटिव परमिटिविटी ऐड कर दी है, बाकी आगे आर स्क्वायर वैसा का वैसा है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का रेशो ले लें तो हमारे पास आंसर आएगा रिलेटिव परमिटिविटी। ये कैसे आया हम देखते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। इस वैक्यूम वाली फोर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं इस मीडियम वाली फोर्स के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टाइम्स आर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, डिवीजन को आप रिवर्स करके 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वैसा का वैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। सिमिलर टर्म्स को आप कैंसिल कर दें एंड यू विल बी लेफ्ट विद एप्सिलॉन आर ओनली। इससे हमने क्या सीखा है, इससे हमने ये सीखा है कि इफ यू डिवाइड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम मीडियम एट सम डिस्टेंस r by the force experienced by the same two charges placed at the same distance in some medium, तो ये जो डिवीजन से आपके पास रेशो आती है दैट इज एप्सिलॉन r। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो F वैक यानी कि फोर्स इन वैक्यूम इक्वल टू F मीडियम मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि एप्सिलॉन r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस को मीडियम में रखें और उनके बीच की जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दें एप्सिलॉन r से, एप्सिलॉन r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लाइक 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो ज्यादा होगा, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम would be greater than the force in medium। अगर दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कम होगी बनिस्बत इसके कि उन्हीं दो चार्जेस को आप वैक्यूम में रखें। सो दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन कि F वैक विल बी ग्रेटर देन F मीडियम। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर एक चार्ज को वैक्यूम में रखें तो उसकी वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सेम चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम। उसके बाद इंशाल्लाह जब हमें रेगुलर सेशन में ज्वाइन करेंगे, हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, तब वहां पर एक एक्सेप्शन होगी। हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन इट हैज सम मीडियम एज अ डाइलेक्ट्रिक इन इट बिटवीन इट्स प्लेट्स, तो तब मीडियम वाली कैपेसिटेंस फिर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस अगर आप वैक्यूम रखें तो बाकी हर केस में वैक्यूम वाली फोर्स, वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह से वैक्यूम वाली जो पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होती है अगर आप मीडियम में उस चीज को डिस्कस करें। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर आप किसी इंसुलेटर को एज अ मीडियम यूज करें कैपेसिटर में तो उसकी कैपेसिटेंस मीडियम के साथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो रिलेटिव परमिटिविटी के हवाले से आप सबको याद होनी चाहिए। इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस गलत कर बैठेंगे। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हुए हैं। पहला पॉइंट है कि अ गुड इंसुलेटर हैज अ हायर वैल्यू ऑफ ER।
तो अगर किसी इंसुलेटर की एप्सिलॉन आर की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बेहतर इंसुलेटर है। और आगे हम जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर में हाई रिलेटिव परमिटिविटी वाले इंसुलेटर को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो बेहतर तौर पर कैपेसिटर की वर्किंग को अच्छा बनाता है, ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये चीज़ें बाद में हम पढ़ेंगे कि बेहतर इंसुलेटर यूज़ करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है। राइट नाउ आपको याद रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा एप्सिलॉन आर होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना कम गुजरने देता है अपने अंदर से। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। हम पिछले कुछ डेमो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स को मिस्टेक होती है कि वो के की वैल्यू जो कूलम्स कांस्टेंट है उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहना शुरू कर देते हैं और इसीलिए इसके रिलेवेंट एमसीक्यूज गलत कर बैठते हैं। तो याद रहे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर को कहते हैं, के को नहीं। ये के कूलम्स कांस्टेंट है, दिस इज नॉट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगला पॉइंट है एप्सिलॉन आर ऑफ फ्री स्पेस इज 1.000। एप्सिलॉन आर किसी भी मीडियम का किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हम उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड कर देते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पर। तो अगर आप एप्सिलॉन आर फॉर फ्री स्पेस ही मालूम करना चाहें तो आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की ही परमिटिविटी पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। याद रहे ये रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट कितनी है तो उसकी तो वैल्यू हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दैट इज 8.85 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, और ये वैल्यू बहुत ही कम है 1 से, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की 1 के बराबर है। अगला पॉइंट है एप्सिलॉन आर स्पेस के अलावा बाकी सारे मीडियम्स का ग्रेटर देन 1 होता है। ये बात हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतना उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप एप्सिलॉन एम को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन आर के पास और आपके पास एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो और आपके पास जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ रही है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मीडियम की परमिटिविटी स्पेस की परमिटिविटी से ज़्यादा है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी स्पेस की परमिटिविटी से ज़्यादा होती है और किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि 1 जो है वो फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो अगर 8.85 10⁻⁻12 is the permittivity of free space and 1 is the relative permittivity of free space, then epsilon r for any other insulator would also be greater than 1 and epsilon m for any other medium, permittivity of any other medium would also be greater than this value। ठीक है, relative permittivity भी और simple permittivity भी स्पेस वाली वैल्यू से ज्यादा ही होती है। अब आगे एक बड़ा काम का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो ये है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल्स इज इन्फिनिटी। ये बात आपकी बुक्स में नहीं लिखी होती लेकिन इससे एमसीक्यू आ जाता है और इसके रिलेवेंट कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम कैपेसिटर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जबकि हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो वहां पर एक क्वेश्चन होता है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आप एक मेटल शीट प्लेस कर देंगे तो तब क्या होगा। तो अब बच्चों को मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी का आइडिया नहीं होता तो वो इस किस्म का क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसको हम आगे इंशाल्लाह कैपेसिटर्स वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब आप हमारा रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे। तो राइट नाउ आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन आर ऑफ मेटल्स इज इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा है, यानी कि मेटल्स डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू देम। हमने ऊपर पढ़ा है कि रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा हो इसका मतलब है उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड को वो मीडियम पास करने की इजाजत देता है। तो अगर मेटल्स की रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी है, इतनी हाई है, तो इसका मतलब है कि मेटल्स लिटरली डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू देम। ऊपर हमने पढ़ा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी इंसुलेटर मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो डिपेंड करती है कि उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। अगर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा है तो उसमें रखे गए दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कम होगी, ठीक है ना। तो अगर मेटल्स की रिलेटिव परमिटिविटी इतनी ज्यादा है कि इन्फिनिटी ही है,
तो इसमें अगर हम दो चार्जेस को रखेंगे विद मेटल एज अ मीडियम, तो उसकी उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो इतनी कम होगी कि जीरो के अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मेटल एंड मेटल इज देयर मीडियम, देन द फोर्स बिटवीन दोज टू चार्जेस वुड बी जीरो। ये हमारा आखिरी पॉइंट हो गया। ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे कुछ वैल्यूज हैं रिलेटिव परमिटिविटी की जो आपको रट्टा मारनी है। लिटरली आपकी बुक में बहुत लंबी चौड़ी टेबल दी गई है, वो सारी की सारी याद करने की जरूरत नहीं है। एमडीकैट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। वो इंशाल्लाह जब आप हमारा रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे तो अब हम आपको इस हर एक रिलेटिव परमिटिविटी वाले मीडियम से एक ना एक क्वेश्चन बनाकर आपको देंगे क्विज में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वैल्यूज याद करना क्यों जरूरी है और किस हिसाब से किस तरह का क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1.0006 है। याद रहे कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 1.000 होती है, पूरी 1 ही होती है, ये उससे थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, पैराफिन पेपर की रिलेटिव परमिटिविटी 2 होती है, मीका शीट की 4 होती है, जर्मेनियम की 16 होती है और वाटर की अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिसोर्सेज 81 होती है, विच इज द बेटर option to opt for. These are the values that you need to cram. This is all about the topic of permittivity and relative permittivity. Hope you guys understood the things that I have told you. अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डेमो लेक्चर में, या अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हमारे रेगुलर सेक्शन में इंशाल्लाह आपको डिटेल से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे विद समथिंग एल्स, जैसा कि क्विज, जैसा कि एनिमेशंस। सो वंस अगेन वेलकम टू एमडीकैट पायोनियर्स। अल्लाह हाफिज।